चलिए बच्चों एक न्यूमेरिकल और करते हैं। ये भी एक तरह का न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में आता है। ठीक है, यहां पर हमने रॉड से टी स्ट्रक्चर बनाया था। अब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ये 8 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। फाइंड सेंटर ऑफ मास। फाइंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये अपर बॉडी है इसकी, हम बात कर रहे हैं पहले अपर बॉडी की। तो यहां पर आप एरिया मास डेंसिटी जो सिग्मा था, मास पर यूनिट एरिया करके निकाल सकते हो, मास पर यूनिट एरिया करके निकाल सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहां पे इस पॉइंट को ओरिजिन मान लो, इस पॉइंट को ओरिजिन मान लो और XCOM निकालो, YCOM निकालो। तो XCOM तो यहां लाया करेगा और YCOM यहां कहीं लाया करेगा 2 मीटर के बीच में, और XCOM लाया करेगा 8 मीटर के बीच में। तो अल्टीमेटली इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगा, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। ठीक है, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास इसके जियोमेट्रिक सेंटर पर होगा। ज्योमेट्रिक सेंटर पर होगा। या फिर एक तरीका यह भी है कि आप सिग्मा मास डेंसिटी ले लो अपर बॉडी की। तो अपर बॉडी का मास क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। एरिया क्या है 16, 8 इंटू 2 16 सिग्मा। और लोअर बॉडी का सिमिलरली मास क्या हो जाएगा, सिक्स इंटू 2 12 इंटू ए, सॉरी 12 इंटू सिग्मा। वहां से आप XCM निकाल सकते हो और YCM निकाल सकते हो। ओरिजिन यहां पे ले लेना, सेंटर पे इसका एक ओरिजिन ले लो या कहीं भी ओरिजिन ले लो, सेंटर पे रहोगे ज्यादा इजीली हो जाएगा सॉल्व करना। और इस मेथड से इंटीग्रेट करके आप आराम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, अपर बॉडी का और लोअर बॉडी का। या फिर ये भी तरीका है कि अपर बॉडी का आप अलग निकाल लो, लोअर बॉडी का अलग निकाल लो। तो अपर बॉडी का आपका यहां आएगा कुछ, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, क्वेश्चन में ये ओरिजिन गिवन है हमें स्ट्रक्चर का, क्वेश्चन में ये है हमें ए पॉइंट गिवन, ये ओरिजिन है हमारा। तो इसके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट -1 हो जाएगा। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसका सेंटर
तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या कोऑर्डिनेट होगा इसका, यहां से तो ये 3 मीटर नीचे होगा और यहां से 2 मीटर, तो 3 और 2 5, तो y कोऑर्डिनेट तो -5 हो गया और x कोऑर्डिनेट क्या हुआ इसका 0, x कोऑर्डिनेट 0। यहां से आप इजीली निकाल सकते हो, यहां से आप इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। नोट कर लो इसको। अच्छा बच्चों, यहां पर इन केस किसी बच्चों को समझ में ना आएगी अब इनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा, मैं आपको बता दूं कि आपने सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, इसका मतलब क्या है कि मास हम कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। ये एक मास है, ये दूसरा मास है, ये एक मास है, ये दूसरा मास है, ये है आपका 16 सिग्मा, ये है आपका 12 सिग्मा। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0, -1 और इसके कोऑर्डिनेट है 0, -5। तो XCM क्या होगा इसमें, अब m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, m1x1 m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, यही होगा। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या, मतलब ये तो XCM हो गया, XCM में आपका क्या होगा, x1 भी 0 है, x2 भी 0, तो XCOM तो 0। YCOM में क्या होगा, (16 × -1 प्लस 16 सिग्मा इंटू 12 सिग्मा इंटू -5 अपॉन 16 सिग्मा प्लस 12 सिग्मा, तो ये हो गया आपका -16 सिग्मा -60 सिग्मा -76 सिग्मा अपॉन 28 सिग्मा। सिग्मा से सिग्मा गया, ये आएगा -2.71, यानी कि ओरिजिन पॉइंट से -2.71 नीचे सेंटर ऑफ मास लाए करेगा। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा 0.-2.71 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन कहां है, ये ए पॉइंट पर। आया समझ कैसे निकाला, ऐसे करना था ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। वन बाय वन के 3 स्क्वायर है। 1/1 समझते हो, मतलब जिसकी स्क्वायर है जिसकी साइड 1 मीटर है। 3 स्क्वायर है कुछ इस तरह जुड़े हुए हैं। तीन स्क्वायर है कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं, साइड 1 मीटर है, सबकी साइड 1 मीटर है, यानी कि बिल्कुल आइडेंटिकल मास है। तो ये लेंथ तो 2 मीटर हो जाएगी, 1 + 1 2 मीटर हो जाएगी। ये लेंथ भी हमारी 1 मीटर रहेगी और ये लेंथ हमारी 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, आइडेंटिकल मास है
टोटल मास गिवन है हमें 3 kg। टोटल मास हमें पूरे स्ट्रक्चर का गिवन है बच्चों 3 kg। ये ओरिजिन पॉइंट है और हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है पूरी स्ट्रक्चर का। सेंटर ऑफ मास पूरे स्ट्रक्चर का निकालना है। तो बच्चों एक बात समझ लो कि जब ज्योमेट्रिकली यूनिफॉर्म फिगर होती है ना, मतलब एक स्क्वायर है, पूरा यूनिफॉर्म स्क्वायर है, तो सेंटर ऑफ मास कहां लाया करेगा? ज्योमेट्रिक सेंटर पे। एक सर्कल है, सेंटर पे लाया करेगा। रेक्टेंगल है, उसका भी सेंटर पे लाया करेगा। ये ज्योमेट्रिक सेंटर्स पे लाया करते हैं जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो, यूनिफॉर्म हो पूरा मास, कहीं से भी कोई खुरदरापन ना हो उसके ऊपर, कहीं से भी टूटा फूटा ना हो, वो पूरा एकदम प्योर यूनिफॉर्म मास है। तो जाहिर सी बात है कि इनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे सपोज कर लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इनके ज्योमेट्रिक सेंटर्स पे हो गया, इनके ज्योमेट्रिक सेंटर्स पे हो गया। ठीक है, ये पॉइंट ओ ओरिजिन हो गया 0,0, ये सेंटर ऑफ मास 1 का, ये सेंटर ऑफ मास 2 का, ये सेंटर ऑफ मास 3 का। यहां तक बात समझ में आई? अब जरा देखो, टोटल मास 3 kg है। मास सिंगल ब्लॉक का आप लिख सकते हो बाय सिमेट्री, mass of single block will be 1 kg। ठीक है, अब जरा देखो M1, M2, M3, अब हम तीनों के x और y कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करते हैं। जरा 1 पे आ जाओ। M1 मास का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? O के रेस्पेक्ट में x कोऑर्डिनेट कुछ यहां तक है, ये पूरा 1 मीटर है, तो इसका आधा क्या हुआ 1/2, और y कोऑर्डिनेट क्या है 1 + 1/2 यानी कि 3/2। आया समझ कैसे? बेटा देखो, ओरिजिन से हाफ तो x पे है और 3/2 ऊपर है, हाफ पे ही है ना, सेंटर ऑफ मास हाफ पर है, ज्योमेट्रिक सेंटर पर है, क्योंकि यहां से ये 1 तो ये हो गया और फिर इसका हाफ, तो 1 + 1/2 3/2। M2 में देखो हाफ ये है, हाफ ये है, तो 1/2 1/2। M3 में आ जाओ तो x कोऑर्डिनेट आपका 3/2 बैठ रहा है, चेक कर लो, और y कोऑर्डिनेट 1/2 बैठ रहा है। अब इसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं, सिंपल है, XCOM M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, और YCOM M1y1 प्लस M2y2 प्लस M3y3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। और ये XCOM और YCOM के कोऑर्डिनेट ओरिजिन के O पॉइंट के रिस्पेक्ट में आएंगे। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन था, नोट कर लो। अब हम HC वर्मा साहब पर चलते हैं। स्कूल के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, लेकिन मैं आपको एक डेरिवेशन करा रहा हूं, बाकियों का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे दूंगा आपको। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर
सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर। ये वायर है सेमी सर्कुलर, इसको जोड़ दूं यहां से, ये ओरिजिन हो गया, सेंटर पॉइंट है, इसका डिस्टेंस ऑफ रेडियस यानी सॉरी रेडियस जो है वो r है, इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो कैसे निकालोगे बच्चों? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है और लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? मास पर यूनिट लेंथ होती है। लैम्डा की वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ होती है। तो यहां पर लेंथ क्या है? ये पूरी एक लेंथ है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ है, ठीक है। तो ये लेंथ होगी क्या? ये लेंथ क्या होगी? अरे यार देखो, ये सर्कल है, इमेजिन कर लो सर्कल है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये पूरी लेंथ आपको निकालनी हो, ये वाली, तो आप क्या करते हो? 2πr। अगर मैं कहूं इसका रेडियस r है, क्यों सर? आप कहते हो सर ये सरकमफ्रेंस ही तो लेंथ होगी इसकी। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने कहा सर अगर ये सेमी सर्कुलर बात करूं मैं, तो आप फट से कहोगे सर फिर हो जाएगा आपका πr। अगर सेमी सर्कुलर है तो यहां पे लेंथ क्या होगी? πr। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? m/πr, क्योंकि सेमी सर्कुलर वायर है, क्योंकि सेमी सर्कुलर वायर है। आया समझ? दोबारा समझाऊं बेटा? देखो, सेमी सर्कुलर वायर की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेमी सर्कुलर का सरकमफ्रेंस ही जो होगा वही तो टोटल लेंथ ऑफ वायर होगी। वही तो टोटल लेंथ ऑफ वायर क्या होगी? जो सेमी सर्कुलर का सरकमफ्रेंस होगा। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ πr हो गई, तो m/πr हमने ले लिया, ठीक है, ठीक है। हमें अगेन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहां पे। तो हमने क्या किया कि एक छोटा सा मास यहां से थीटा डिग्री पर ले लिया, एक छोटा सा मास है, और इसका एंगल क्या है? डी थीटा। इसका एंगल हुआ डी थीटा। ओरिजिन से कितनी ऊपर लिया हमने? ये y, ये भी y हो जाएगी, ये भी y हो जाएगी, ठीक है। ओरिजिन से कितना ऊपर लिया हमने? चेक करो, साइन थीटा क्या होगा? y/r। साइन थीटा क्या होगा? y/r। y/r। भाई ये भी तो y है, तो y/r। तो y की वैल्यू r sin थीटा हो गई। यहां तक समझ में आया? नहीं समझ में आया बेटा? जितनी ऊपर हमने लिया, ये भी y है, ये भी y है, ये भी y है, तो y की वैल्यू अल्टीमेटली हम यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो इमेजिनरी फिगर है ना हमारी। आप फिगर के ऊपर मत जाओ कि सर यहाँ पे r की वैल्यू कम हो गई, हमने यहां से नापा। हमने बेटा यहां से भी तो नाप सकते हैं इसको। तो अल्टीमेटली y इज टू r sin थीटा होगी, नहीं होगा? y इज टू r sin थीटा होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, थीटा की वैल्यू क्या होती है?
थीटा की वैल्यू क्या होती है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। भाई आर्क लेंथ क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था ना, समझ लो इस आर्क की लेंथ एल है, तो आर्क की लेंथ क्या होगी? एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? एल अपॉन आर। आया समझ? आया समझ? लीनियर मास डेंसिटी हमारी क्या है? लैम्डा इज इक्वल्स टू एम अपॉन पाई आर। और क्या हो सकती है? लैम्डा इज इक्वल्स टू डी एम अपॉन डी एक्स। लैम्डा को मैं लिख सकता हूं डी एम अपॉन डी एक्स। अब बच्चे बोलेंगे सर डी एक्स क्या है? बेटा डी एक्स है ये लेंथ, इसकी थिकनेस। इसी को तो हमें इंटीग्रेट करना है पूरे एल लेंथ के लिए, इसी को ही तो इंटीग्रेट करना है पूरी एल लेंथ के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो अब जरा देखें तो dm की वैल्यू क्या आई? लैम्डा dx। लैम्डा क्या है? m अपॉन पाई आर इंटू डी एक्स। यह आ गई हमारी dm की वैल्यू। यहां पे x COM का तो कोई रोल नहीं है, इससे ऊपर ही होगा तो y COM होगा। इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, या हम बोल दें इसको dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm, तो 1 अपॉन m तो पहले ही बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ y dm। अच्छा ठीक है, y क्या है हमारा? r साइन थीटा। r साइन थीटा क्या है? y हमारा जरा देखो, r साइन थीटा। और dm क्या है हमारा? लैम्डा dx। लैम्डा dx, फिलहाल उसको हम लैम्डा dx रखें। अब देखो, ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बताया था? थीटा होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क इस केस में ये थी, रेडियस ये था। अगर मैं स्मॉल पोर्शन की बात करूं जिसमें डी थीटा एंगल सबटेंडेड है, तो डी थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? डी थीटा की वैल्यू क्या होगी? लेंथ ऑफ आर्क यानी कि dx अपॉन रेडियस। तो यहां से dx की वैल्यू क्या आई बच्चों? आर डी थीटा, आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा। नहीं समझ में आ रहा? दोबारा देखते हैं। देखो, y सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन dm। भाई m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 का मतलब क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये तो m हो गया, हमने बाहर ले लिया, यहां पे y dm है। अब y की वैल्यू मैंने रखी r साइन थीटा, यहां से उठा के। वो कैसे आई थी? साइन थीटा निकाल के। ठीक है, dm की वैल्यू मैंने कहां से रखी? लैम्डा dx। dm इज इक्वल्स टू लैम्डा dx। dx की वैल्यू कैसे आएगी? सर हमें फॉर्मूला पता है कि लेंथ ऑफ आर्क होता है जो, वो r इंटू थीटा होता है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क इस केस में तो dx है सर, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क है d थीटा, तो मैंने लिख दिया d थीटा इज इक्वल्स टू dx अपॉन r। यहां से dx की वैल्यू मेरी r d थीटा। तो मैंने YCOM में पुट करा आपका सारी वैल्यूज को, 1 अपॉन m r साइन थीटा इंटू m अपॉन पाई आर इंटू dx की वैल्यू मैंने रखी r d थीटा।
आर डी थीटा। आया समझ? आया समझ? नहीं आया समझ? दोबारा देखें, मैंने y की वैल्यू रखी यहां से और लैम्डा की वैल्यू रखी m/πr यहां से, यहां पर dx की वैल्यू यहां से रखी आर डी थीटा यहां पर। ठीक है, तो इससे एक आर से एक आर तो मर गया, तो ये बचा आपका m से m भी मर गया। ठीक है, तो YCOM इज इक्वल्स टू R बाहर आ जाएगा, R तो कांस्टेंट रहेगा तो R बाहर आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट कहां से करना है? यहां पर एंगल कितना है बच्चों? 0 डिग्री। हम वेरी कहां से कर रहे हैं? हमने थीटा एंगल यहां पे लिया था, बेस से थीटा ऊपर लिया था, हम यहां भी ले सकते थे, हम यहां भी ले सकते थे, यहां भी ले सकते थे, यहां भी ले सकते थे और यहां भी ले सकते थे, यानी कि 0 डिग्री से लेके पाई डिग्री तक कहीं भी ले सकते थे। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई तक, 0 से पाई तक। आया समझ? एक चीज और, r/पाई, r/पाई। ठीक है, जरा पहले इसको यहां तक नोट करो, फिर आगे बताता हूं। मैंने यहां से थोड़ा रब कर दिया, अगर आपने नोट नहीं करा था तो प्लीज आप उसको दोबारा नोट कर लेना। जरा ये यहां लेकर आओ, तो YCOM हमारा क्या आ रहा है? r/पाई माइनस कॉस थीटा, 0 से पाई तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है बच्चों, ये तो पता होगा एटलीस्ट। क्या आ जाएगा? r/पाई माइनस कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, तो ये बन जाएगा आपका r/पाई। कॉस पाई क्या होता है? -1 माइनस माइनस प्लस 1, और कॉस 0 1 होता है, तो ये -1 बाहर -1 + 1, तो ये आ गया हमारा 2r/पाई। यानी कि ओरिजिन से 2r/पाई डिस्टेंस ऊपर इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ओरिजिन ओ ये पॉइंट था O से 2r/पाई ऊपर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ठीक है, नोट कर लो बच्चों इसको। बच्चों हम बात करें, एक होती है हमारी सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर वायर में हम लीनियर मास डेंसिटी की बात कर रहे थे, यहां पे हम सरफेस मास डेंसिटी की बात करते हैं, जो सिग्मा होती है मास अपॉन एरिया। ठीक है, यानी कि m अपॉन एरिया क्या होता है? πr², उसका आधा, यानी कि 2m/πr² हो जाएगा ये। ठीक है, HC वर्मा में डेरिवेशन गिवन है, इजी डेरिवेशन है, सिमिलर तरीके से करना होगा आपको। मैं आपको इसका आंसर बता दूं, सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट ओरिजिन है, इसका रेडियस r है, 4r/3π पर लाई करेगा। सेंटर ऑफ मास 4r/3π पर लाई करेगा, 4r/3π
3 पाई पर लाई करेगा। अच्छा, अगर ट्रायंगुलर प्लेट हो, एक फिगर ये भी होती है, ये ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोनों पे 3 मास रखे हुए नहीं है, ये प्लेट है जो ट्रायंगल की फॉर्म में है। इसकी हाइट हो अगर h, ठीक है, अगर हाइट हो h और इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लेट हो, साइड तीनों सेम हो, तो h/3 पर लाई करता है। ये मैं आपको डिराइव करा सकता था, लेकिन एज सच इनकी डेरिवेशन स्कूल लेवल पर नहीं आती, इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं। तीसरी आती है होलो हेमिस्फेरिकल शेल, ये 2 थी। हॉलो हेमिस्फेरिकल शेल क्या होती है? कुछ ऐसी होगी, ये खोखली है, हॉलो है, इसका रेडियस r है, तो बेस से r/2 पर लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास फ्रॉम बेस से r/2 पर लाई करेगा। ठीक है, एक आती है सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर मतलब ये हॉलो नहीं है, इसका रेडियस r है, तो अगेन ये बेस से 3r/8 डिस्टेंस ऊपर लाई करेगा। ठीक है, और लास्ट एक आता है सॉलिड कोन। सॉलिड कोन जिसका मास m है, रेडियस r है, हाइट h है, तो यहां बेस से h/4 डिस्टेंस पर लाई करेगा, h/4 डिस्टेंस पर लाई करेगा। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको ये लेक्चर में मजा आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम हो सका तो इसके 2 न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सेंटर ऑफ मास के 2 एक अच्छे न्यूमेरिकल हैं, एक तो क्यूब के कॉर्नर्स पे मास रखे हुए हैं वो न्यूमेरिकल है, एक और है न्यूमेरिकल, अच्छा न्यूमेरिकल है वो। हम ये 2 न्यूमेरिकल करके आगे फिर रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।